we have discussed about the incubator and what are the various type of its working. So we will be discussing about the other type of incubator. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या अदर टाइप ऑफ इंक्यूबेटर, मतलब और भी डिफरेंट टाइप के इंक्यूबेटर कैसे कैसे आते हैं। तो इसमें देखा जाए पहला है कि राउंड बॉटम डाउन ड्वेलिंग इंक्यूबेटर। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक इंक्यूबेटर आता है कैसे राउंड बॉटम, उसके नीचे या बॉटम साइड में जो राउंड रहेगा, या तो डाउन ड्वेलिंग इंक्यूबेटर वो आता है, एक अलग आएगा। फिर अगला है ट्रफ टाइप इंक्यूबेटर। एक ट्रफ टाइप, ये सेकंड टाइप ऑफ इंक्यूबेटर आते हैं। एक आता है कि रिवॉल्विंग बैरल इंक्यूबेटर, वो रिवॉल्व करते उसमें बैरल लगे रहेंगे, वो रिवॉल्विंग मतलब घूमते रहेंगे, उस टाइप के एक इंक्यूबेटर आएंगे। एक है डबल इंक्यूबेटर, इनमें डबल टाइप इंक्यूबेटर बना रहता है, उसमें वो एक ये डिफरेंट टाइप हम। एक अगला है कि बकेट इंक्यूबेटर, बकेट में ये बाल्टी के शेप में ऐसे बने रहेंगे, वो एक अलग इंक्यूबेटर है, वो हो जाएंगे क्या बकेट टाइप ऑफ इंक्यूबेटर। ये इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्यूबेटर है। अब इसमें देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंक्यूबेटर है। ये तो देखेंगे जनरली जो नॉर्मल जो इंक्यूबेटर ऐसे ही देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े अगर रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज और उसके साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आजकल जो नॉर्मल देखा जाएगा लैब वगैरह में छोटे मोटे उसमें, तो ये हम लोग को एक नॉर्मली इस टाइप में इंक्यूबेटर दिखा जाए। में अलग अलग सेल्फ रैक बने रहते हैं और इसके कंट्रोल टेम्परेचर नोब्स होते हैं और मेन स्विच वगैरह होता है जिसे हम लोग ऑन ऑफ करेंगे, और इसमें टेम्परेचर रेगुलेटर रहता है जिसमें हम लोग कितने एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जो भी उसको चाहिए रहता है 28, 30, 37, 10, मतलब उस डिग्री पे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जो फैन असिस्टेड होते हैं, जिसमें फैन लगे रहते हैं जो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और अंदर का जो इन्वायरमेंट रहेंगे वो एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसमें देते हैं। तो वजह से क्या होगा, जो माइक्रोबियल और जो भी सेल्स हम लोग कल्चर करेंगे वो इजिली ग्रो कर लेंगे एक सूटेबल टेम्परेचर। अब अगला है चूजिंग द एप्रोप्रिएट इंक्यूबेटर। अब इसका मतलब क्या होता है, हम अब चूजिंग द एप्रोप्रिएट मतलब कैसा इंक्यूबेटर हमें चूज करना चाहिए, ये भी डिपेंड करेगा। ये नहीं कि मार्केट में जो अवेलेबल है चलो अगर उस लेवल का भी ना हो तो हम उठा लिए, अगर हो सके कुछ होंगे बहुत बड़ा ही अवेलेबल है मार्केट में लेकिन हम लोग के काम में वो छोटा वाला ही चाहिए, तो ऐसा नहीं वो करना है। कुछ होते हैं उसके साइज पे भी डिपेंड करता है और उसमें कुछ फैसिलिटीज भी होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग को कैसा लेना चाहिए अपने नीड के हिसाब से। अब उसमें हम लोग को चूज करना है एप्रोप्रिएट इंक्यूबेटर। पहला एक है क्या इंटरनल वॉल्यूम। इसमें देखा जाए क्या होगा, इंटरनल वॉल्यूम मतलब वो जो अंदर का वॉल्यूम उसके साइज पे डिपेंड है। इसमें देखा जाए तो कंपेयर द ऑलवेज द इंटरनल डायमेंशन टू द डिटरमाइन द अकॉर्डिंग टू द लैब रिक्वायरमेंट एंड द एक्सटर्नल डायमेंशन व्हेन द थिंकिंग अबाउट द लैब स्पेस अवेलेबल बेंच और द फ्लोर स्टैंडिंग। अब इंटरनल वॉल्यूम पे इस पे डिपेंड, इसमें देखा है कंपेयर ऑलवेज द इंटरनल डायमेंशन। हमको हमेशा क्या अपने दिमाग में ये रख के जो इंटरनल डायमेंशन मतलब किस सामान के लिए हमें चाहिए और क्या हमें अगर कल्चर कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे भी नहीं कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग इंटरनल वॉल्यूम उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर रहेगा उसके वॉल्यूम पे डिसाइड करेंगे कैसा हम लोग को चाहिए। या तो डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द लैब रिक्वायरमेंट, मतलब लैब को जैसा नीड है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, और उसका एक्सटर्नल डायमेंशन भी देखेंगे अबाउट, मतलब लैब में ऐसा ना हो कि लैब में स्पेस छोटा हो हम लोग बड़ा इंक्यूबेटर ले लिए, ये सब क्या या तो हम लोग बेंच ले या फ्लोर स्टैंडिंग वाला लें, तो वो सब भी हम लोग पे डिपेंड करता है हम लोग कैसा चूज कर रहे हैं इसमें। कुछ होते हैं बहुत बड़े इंक्यूबेटर आते हैं, कुछ होते हैं छोटे साइज में आएंगे, इजी टू हैंडल रहेगा, वो मतलब किसी भी एक छोटे स्पेस में वो रिक्वायरमेंट रहेगी तो छोटे स्पेस में वो रख सकते हैं। लेकिन कुछ होंगे बड़े होंगे, पता चले हम लोग का लैब जो है वो छोटे हैं, हमने बड़ा इंक्यूबेटर ले लिया है उसमें भी दिक्कत आ रही है, या तो हम लोग या तो बेंच टॉप ले। बेंच टॉप कहने का मतलब है कि वो इंक्यूबेटर जो रहते हैं क्या बेंच रहेंगे उसके ऊपर हम लोग इजिली रख सकते हैं। नॉर्मली छोटी वाली इंक्यूबेटर आती है तो उस पर हम लोग बेंच टॉप इंक्यूबेटर होता है, तो वो डिपेंड करता है हम लोग के नीड के हिसाब से कैसा हम लोग ले रहे हैं। अगला आता है कि अल्युमिनियम क्लैड और स्टेनलेस स्टील इंटीरियर। एक आता है वो जो इंटरनल अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए इंटरनली उसमें या तो अल्युमिनियम का क्लैड बना रहेगा नहीं तो स्टेनलेस स्टील का अंदर इंटीरियर रहेगा। बियर इन माइंड दैट द स्टेनलेस स्टील इज इजियर टू क्लीन एंड द रेजिस्टेंस कोरोजन इन कॉन्ट्रास्ट टू अल्युमिनियम। अब अल्युमिनियम क्लैड या स्टेनलेस स्टील का इंटीरियर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस, या तो अल्युमिनियम का ले सकते हैं या तो स्टेनलेस स्टील में, इसमें भी कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसानदायक है। हम लोग अपने दिमाग में ये रख के चलना, बियर इन द माइंड स्टेनलेस स्टील इज इजियर टू, अगर हम लोग कंपेयर किया जाए अल्युमिनियम से तो जो स्टेनलेस स्टील होते हैं क्या उसको हम लोग इजिली क्लीन कर सकते हैं, मतलब उसको साफ सफाई से अच्छे से रख सकते हैं, मतलब इजी क्लीनिंग रहती है उसमें। अब वो कोरोसिव वगैरह मतलब उसमें जंग वगैरह लगने की थोड़ी कम चांसेस रहता है, और वही इन कंपेरिजन टू अगर अल्युमिनियम में करे तो, क्योंकि अल्युमिनियम को क्लीन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इन कंपेरिजन अगर स्टेनलेस स्टील में देखा जाए तो वो इजिली हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो एक ये हो जाएंगे।
अगला आता है कि ग्रेविटी और द फैन फोर्स कन्वेंशन। अब इसमें देखा जाए या तो ग्रेविटी या फैन फोर्स के कन्वेंशन पर भी ये डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेम्परेचर इन यूनिफॉर्मली द फैन फोर्स अप्रोप्रिएट टू कीप द यूनिफॉर्मली, बट इफ ड्राइंग आउट इज नॉट अ प्रायोरिटी देन द ग्रेविटी कन्वेंशन इज बेटर ऑप्शन। अब इसमें देखो ग्रेविटी या तो फैन फोर्स कन्वेंशन, एक ये भी अलग इनक्यूबेटर का वो एक चूजिंग के लिए वो डिपेंड करता है कि हम लोग को कैसा टेम्परेचर, अगर पूरा हम लोग को अगर जो टेम्परेचर मेंटेन पूरा यूनिफॉर्मली चाहिए, मतलब लगातार 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, मतलब वो पूरा यूनिफॉर्म बना रहे हैं, ऐसा चाहिए तो हम लोग क्या फैन फोर्स अप्रोप्रिएट हम लोग दिमाग में रख सकते हैं, ये रख सकता है। उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट जो रहेगा, जो हवा रहेगा क्या इनर टू आउटर जाएगा, वो पूरे टेम्परेचर को मेंटेन रखा रहेगा, तो ऐसा एक हम लोग चूज कर सकते हैं। बट ड्राइंग आउट इज नॉट अ प्रायोरिटी देन द ग्रेविटी कैन, अगर उसमें ऐसा होगा कि वो सूखने के लिए उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या ग्रेविटी कन्वेंशन बेटर ऑप्शन के लिए हम लोग उसमें जा सकते हैं। अगला है डिजिटल और एनालॉग कंट्रोल डिस्प्ले। बोला कि एनालॉग कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द नंबर डायल एंड द नीड्स ऑफ थर्मामीटर और द डायल थर्मामीटर डिस्प्ले द एक्चुअल टेम्परेचर। अब एक आता है डिजिटल या तो एनालॉग कंट्रोल डिस्प्ले आते हैं, मतलब उसको जो स्क्रीन साइज होता है, स्क्रीन जो होता है, या तो कुछ आते हैं एनालॉग होते हैं बेस्ड होते हैं जिसपे नंबर डायल और उसके नीड के टेम्परेचर थर्मामीटर उसमें लगे रहेंगे, या तो डायल थर्मामीटर जिसको हम लोग डायल कर सकते हैं वो डिस्प्ले पे दिखते रहेगा, तो या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं जो डिजिटली बेस्ड रहेगा, तो उस पर ले सकते हैं, नहीं तो एनालॉग वाला हम लोग ले सकते हैं, शीशे के वो लगे रहेंगे, उसमें कोई डिजिटली डिस्प्ले नहीं होगा, डिजिटल वाले में डिजिटल डिस्प्ले होगा। उसमें सेल्फ्स की बात आती है। सेल्फ मतलब जिसपे हम लोग जो भी स्लाइड या जो भी कल्चर हम लोग कर रहे हैं पेट्री डिश में, उसपे जो सेल्फ जिस पे रखा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ सेल्फ कैन बी रिलेवेंट फॉर द रिसर्चर। अब हम लोग उसके सेल्फ में मतलब हो सके कुछ इंक्यूबेटर होंगे उसमें 2 ही सेल्फ बने रहेंगे, मतलब जो रखने का जो स्पेस रहेगा 2 ही सेल्फ रहेगा। हमें अगर हम जब भी कल्चर कर रहे हैं, हो सके जो कल्चर का हम जो नंबर होता है हम लोग का एट ए टाइम 20 या 25, अगर उस जो इंक्यूबेटर है उसमें 2 ही सेल्फ लगा हुआ है, एट ए टाइम अगर उसमें 10 ही मतलब रख सकते हैं हम लोग कल्चर, वो कल्चर मीडिया, तो कहीं ना कहीं वो भी डिपेंड करेगा उस पर, कहीं ना कहीं उस पर सेल्फ पे भी हमको डिपेंड रख के लेके अपने दिमाग में रख के चलना है कि हम लोग कैसा लेना चाहिए, ताकि एक बार में अगर 25 कर रहे हैं तो 25 को 25 एक बार में लोड हो सके उसमें। फिर अगला आता है इनर ग्लास डोर। अब इनर ग्लास डोर कहने का मतलब जो अंदर साइड में जो ग्लास लगे रहते हैं उस पर डिपेंड। व्हेन द इंक्यूबेटर हैज अ ग्लास डोर द रिसर्चर इज इनेबल टू सी द सैंपल विदाउट ओपन द डोर, सो द गारंटी द टेम्परेचर स्टेबिलिटी। एक आता है इनर ग्लास डोर, जो उसके दरवाजे लगे रहेंगे इंक्यूबेटर को, उस पर क्या ग्लास लगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग वो बाहर से हम लोग उसमें रिसर्चर देख सकते हैं कि अंदर में क्या उसमें टेम्परेचर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल है कि नहीं। अगर पूरा वो नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत होगी, पता चले अंदर वो हो ही नहीं रहा है, बाहर से हम लोग सोच रहे हैं कि हो रहा होगा अंदर, तो कहीं ना कहीं जो ग्लास डोर लगा रहेगा तो हम सब अंदर वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से देख सकते हैं, तो उसका वो टेम्परेचर स्टेबिलिटी वगैरह मेंटेन रहेगा। अगला एक देखेंगे सेफ्टी फीचर। सम मॉडल हैव एन अलार्म सिस्टम केस ऑफ द वेरिएशन टेम्परेचर। तो अगर सेफ्टी मेजर के बारे में, सेफ्टी फीचर के बारे में देखा जाए तो कुछ इंक्यूबेटर ऐसे होते हैं जिसमें क्या अलार्म लगे रहते हैं, हो सके टेम्परेचर बहुत हाई जाए तब पर भी वो अलार्म कर देगा, हो सके जो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमने 20 मिनिमम रखा है, अगर मिनिमम 20 से अगर नीचे जाएगा तो हो सके तब पर भी अलार्म क्या हमें इंडिकेट कर देगा, कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर है वो क्या डाउनफॉल हो रही है, ये सेफ्टी मेजर के तौर पर हो जाएगा। अब अगला आता है क्या एप्लीकेशन इन द इंक्यूबेटर। अब क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन, ये कहाँ का यूज है, ये पहला देख लेते हैं क्या ग्रोइंग सेल कल्चर, मतलब जो भी सेल कल्चर को हम लोग ग्रो करेंगे उसमें यूज हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म कॉलोनी विद द सब्सिक्वेंट जर्म काउंट इन द फूड इंडस्ट्री। जब भी हम लोग जर्म कॉलोनी का ये रिप्रोडक्शन करवाएंगे, खास करके किसमें जर्म काउंट हमको देखना है किसमें, फूड इंडस्ट्री वगैरह में, उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। फिर अगला है कि रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म कॉलोनी सब्सिक्वेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और वाटर वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग। या तो हम लोग इसमें जो भी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो भी जर्म कॉलोनी का हम लोग वो देखेंगे, उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, या तो वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग हम लोग को जब भी करना रहता है बीओडी में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, उसके रिप्रोडक्शन जर्म के कॉलोनी देखना था, उसके लिए भी ये यूज होंगे। फिर है कि रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट और वायरस। जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, ईस्ट हो गया, वायरस हो गया, इनके रिप्रोडक्शन में भी क्या ये इंक्यूबेशन का एक ऑप्टिमल सूटेबल टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसके लिए भी ये यूज होंगे। फिर अगला है ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट एंड द हैचिंग ऑफ द एग इन जूलॉजी। फिर जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं उसको ब्रीडिंग के लिए, या तो अंडे जो होते हैं, तो जब भी हम लोग हैच किया जाता है,
आर्टिफिशियल तरीके तो कहीं ना कहीं उनका इंक्यूबेटर ही रहता है, उसमें एक ऑप्टिमल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया कर दिया जाता है, तो उस ऑप्टिमल टेम्परेचर पे क्या वो हैच कर जाता है, एक हैच करेंगे तो उसमें से चिक निकल जाता है। फिर अगला है कि कंट्रोल सैंपल स्टोरेज, मतलब कोई भी अगर हमें सैंपल लिए हैं, अगर उसको चाहिए कि 28 डिग्री या जो भी उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर उसी टेम्परेचर में हमको रखना है, तो उसके लिए भी ये स्टोरेज के लिए काम आ सकते हैं। फिर ग्रोइंग ऑफ द क्रिस्टल या प्रोटीन क्रिस्टल, तो अगर हमें कोई क्रिस्टल ग्रो करना है या कोई भी प्रोटीन क्रिस्टल ग्रो करना है, उसके लिए भी हम लोग इंक्यूबेटर में ये इंक्यूबेटर का यूज आएगा। ये कुछ इंक्यूबेटर है, जैसे इन्फेंट इंक्यूबेटर है, पोल्ट्री एग इंक्यूबेटर है, लेबोरेटरी इंक्यूबेटर है। तो ये क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्यूबेटर, जैसे कुछ जो नवजात न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो कुछ जैसे इंक्यूबेटर पे उस पर ले जाया जाता है, जब उनके यानी कि उसका सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, हम लोग ये इसका डायग्रामेटिक व्यू है। इन्फेंट इंक्यूबेटर देख सकते हैं, कुछ पोल्ट्री एग इंक्यूबेटर है जिसमें ये जो एग है आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग क्या उसको हैच कराया जाता है, और ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो लैब वगैरह में यूज आते हैं। ये सब पूरा क्या जस्ट 2 पार्ट्स में ये डिसाइड किया गया था, मतलब वो आपको बताया गया इसमें इंक्यूबेटर क्या है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, फिर इसकी नेसेसिटी क्या होती है, क्या एप्लीकेशन है, कौन से इंक्यूबेटर मतलब इसमें भी है कि वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ साइज और अपना लैब का क्या साइज है, एज पर एज द रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोग लैब में जो इंक्यूबेटर है वो बाई करेंगे। यही था पूरा ये पार्ट था क्या इंक्यूबेटर के बारे में। फिर अगले अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आते हैं। इस क्लास के लिए धन्यवाद।